Now, so I welcome you all to the first lecture of accounting standard. और हमारा जो पहला आज का टॉपिक होने वाला है that was very basic, very introductory, introduction to accounting standard, its applicability and conceptual framework. मैंने आप लोगों को दो एक दिन पहले मेरे नोट्स भी शेयर किए थे चैप्टर नंबर 1 के, जो आपने मेरे टेलीग्राम चैनल पे देखे होंगे, if I am not wrong. Did you guys seen them? These are the notes. I hope these are the notes. You can find it in the Telegram channel. Okay? Okay. सर इसमें क्या है, मैंने आपको थ्योरी भी देके रखा है, आपको ये पढ़ना है, ये पढ़ना नहीं है तो आप मेरे हैंड रिटन से पढ़ लो. इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स हैं और यहीं पे साथ में कुछ चीजें हैं जहां आपको कुछ दिखेगा. अब एक क्वेश्चन जो कब आया कब आ चुका है, सेम क्वेश्चन, उसकी रेफरेंसिंग विद सॉल्यूशन. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कब आया, कितने आरटीपी में आया, कितने एग्जाम में आया, सब कुछ इसमें डला हुआ है. आपको कुछ भी रिसर्च करने की जरूरत नहीं है. दीज आर द लास्ट फाइनल टच वी विल बी गिविंग टू पेपर नंबर 1. एंड इस नोट्स में जो कॉन्सेप्ट मैंने देके रखे हैं पीडीएफ में चैप्टर में, उसका रेडी रेकनर मैं आपको कॉपी में लिखाऊंगा. सो वी विल फॉलो अवर कॉपी, but everything what we are mentioning in our copy is being covered in the PDF itself also. Okay, this book is under process, है ना. I will be making this for May 26 exams, but उससे पहले अभी नवंबर में ही खत्म हो जाएगी. So ये पूरी आपको हार्ड कॉपी में जो भी बच्चे इस बैच के पार्ट हैं उनको मिल जाएगी. बाकी जो है तब तक PDF से काम चलाएं. Okay, I hope it is very much clear. See, पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. व्हाट इज द वेटेज सर? 5 marks, 7 marks, 4 marks, 4 to 7 marks it can be asked. एक 5 marks का क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव में, एक एमसीक्यू. समटाइम्स ऐसा भी हुआ है अभी 2 एक अटेम्प्ट में कि 2 एमसीक्यू पूछ लिए, 4 marks to 2 marks each. करेक्ट. ये आएगा ही आएगा, इसके बिना पेपर तैयार नहीं होता है. और ये बहुत इजी चैप्टर है, ये समझ गए फिर यहां से हम किसी भी एज पे जा सकते हैं. ठीक है. नाउ सर, व्हाट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? क्या होता क्या है ये एक्चुअल में? तो मैं आपको बोल दूं, आप में से कुछ लोगों को आइडिया है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते क्या है? एनीबॉडी हैव एनी आइडिया? क्योंकि इसके एक बड़ा भाई भी है जो सीए फाइनल अकाउंट्स में पढ़ना है अपने को, 100 मार्क्स का, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. तो अभी हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं. मैं जिस तरीके से पढ़ाता हूं, मेरा ये मानना होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज अ बुक ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, छोटी छोटी कहानियां हैं. While Ind AS is a novel, कि एक कहानी चालू हुई, उसका किरदार लास्ट में कहीं और कनेक्ट हो जाएगा तो दूसरी कहानी में पहुंच गए. बट यू विल ओवरऑल रियलाइज दैट इज अ बुक नथिंग बट कॉल्ड एज नॉवेल रीडिंग. आपने समझा, नॉवेल पता होगा ना आपको. बट ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला पार्ट है, इट इज वेरी स्मूथ, वेरी स्मॉल, शॉर्ट स्टोरीज की. अभी कहानी चालू हुई, थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी. थोड़ी देर मतलब 2-1 दिन में. समझ में आया? सर ऐसा क्यों? उसका मतलब मैं बताता हूं. दीज आर अवर ओल्ड सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. ओल्ड सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब मैं आपको बताता हूं, हमारा ICAI 1970s में एक बोर्ड बनाता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका काम था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाने का. ठीक है. तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बन कब से रहे हैं? 1970s से, 1977 से टू बी वेरी एग्जैक्ट. ठीक है. जब से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड आया है, वहां से लेके आज तक कई सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आए. क्यों आए? फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कोई भी एम्बिग्यूटी ना हो. लेकिन अभी इस सब में क्यों आया, क्या आया, ये सब इस चैप्टर में. बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की. मतलब मुझे ऐसा लगता है इसका वेटेज 80 भी कम है, इसको 100 कर देना चाहिए. मतलब जेन्युइन बोलूं, लेकिन ये बहुत प्यारी चीज है एंड स्कोरिंग है एट द सेम टाइम. बट आपको थोड़ा सा कहानी के हिसाब से चलना है. ठीक है. लेकिन पहला मेरा क्वेश्चन का आंसर तो दो. एक ही जने ने आंसर दिया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता क्या? आप समझते क्या हो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से? टेल मी एनीबॉडी. कुछ तो गाइडलाइंस है. ओके. और हैं क्या? उधर कहां दे, इधर बता. ऑनलाइन में बेटा जवाब दो. आयुष, यू अंडरस्टूड एनीथिंग विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? प्रथम, अच्छा वो फिर शेड्यूल 3 क्या था? हमने इससे जस्ट पहले शेड्यूल 3 पढ़ा. If you are saying rule regarding to the preparation of financial statement, तो फिर शेड्यूल 3 क्या था? अंडरस्टूड?
मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं यहां पे, और सोचो। सर प्रोसीजर है, नहीं प्रोसीजर नहीं है ये, सिस्टमैटिक वे ऑफ अकाउंटिंग, सिस्टमैटिक तरीके से अकाउंटिंग करना। बट यार ऐसा क्यों, वाई? आप मुझे ये मत बताओ कि अकाउंटिंग कैसे होती है, कि एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होती है। मैं बोलता हूं क्यों है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वाई 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 पता चल गया तो व्हाट तो ऑटोमेटिक अपने को पता चल जाएगा यार। सब जगह अलग अलग अकाउंटिंग होती है, ओके। एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर बनाने की जरूरत पड़ी। सी इफ आई स्टार्ट फ्रॉम द वेरी वेरी शॉर्ट, हम करते क्या है, लेखा जोखा देखने के लिए, बिजनेस का लेखा जोखा मतलब अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्यों करते हैं, टेल मी। सर अकाउंटिंग करते हैं टू नो द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मतलब प्रॉफिट या लॉस। मैं आंसर दे रहा हूं, अभी ध्यान से सुनने का, ध्यान से सुनने का। अपन लिखेंगे सब कुछ, अभी पूरा फोकस मैं जो बोल रहा हूं उस पर, कहीं और दिमाग नहीं होना चाहिए। सर मैंने बिजनेस ओपन किया, ठीक है, कोई भी अपनी मर्जी से नहीं चले। अरे अपनी मर्जी ऐसा थोड़ी होता है कि अपनी मर्जी से ये फॉलो करो, जरूरत तो होगी ना, ऐसा थोड़ी है। तो हर चीज का एक लॉजिक होता है। मैं आपसे बहुत क्लियर बात बोल रहा हूं कि यहां पे ना एक बहुत सिंपल चीज, हमने बिजनेस ओपन किया, बिजनेस करा। अब बड़ी बड़ी कंपनीज जब बिजनेस कर रही हैं तो क्या हो रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा। क्यों? क्योंकि टू नो ना कि प्रॉफिट कमाया है या लॉस किया, प्रॉफिट अर्न किया या लॉस किया है, करेक्ट है। ऑल्सो बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट द ईयर एंड एज एट 31 मार्च। तो दो चीजों के लिए मैं अकाउंटिंग करता हूं। पहला फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, जिसके लिए मैं बनाता हूं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, करेक्ट। सेकंड चीज फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए बैलेंस शीट प्रिपेयर करता हूं, करेक्ट है। ओके सर, तो मैंने यहां पे क्या, अच्छा तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जनरेट करने के लिए कि वट एवर आई हैव डन इन द लास्ट 1 ईयर, दैट आई विल कम टू नो एट द एंड ऑफ द ईयर, है ना। ओके, उसके लिए मुझे बनाना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फॉर एग्जांपल मैंने, मेरी कंपनी है, मैंने इन्वेंट्री वैल्यूएशन किया। इन्वेंट्री वैल्यूएशन कैन बी डन बाय लीफो, वीफो और वेटेड एवरेज। बट आपको याद आ रहा होगा कि बचपन में आपके मास्टर जी ने बोला था लीफो इज नॉट अलाउड इन इंडिया। व्हाई इट इज नॉट अलाउड इन इंडिया? AS2 ने मना करके रखा है। क्यों? बिकॉज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेट किया गया है, देयर इज अ सिस्टम कॉल्ड दैट। व्हाई? क्योंकि मान लो एक ने लीफो किया, दूसरे ने वैम किया, तीसरे ने फीफो कर दिया। व्हाट इज द कंपैरिजन? कंपनी में इन्वेस्ट कौन कर रहा है? इन्वेस्टर, शेयर होल्डर। शेयर होल्डर के पैसे से कंपनी चल रही है। कहना इससे जब शेयर होल्डर एनुअल जनरल मीटिंग में आएगा, ही शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। So there has to be a set, otherwise there will not be any comparison. See, I am recording my asset at fair value, but you know that all tangible assets, that is PPE, should be recorded at cost. Yes, no, you cannot record it. But नहीं तो फिर क्या आ गया, बोले यार ये भाई साहब आए, इनने अपनी कंपनी के सारे assets को रियलाइजेबल वैल्यू पे रिकॉर्ड करके रखा है। रियलाइजेबल वैल्यू क्या होती है? फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू मतलब आज मैं मार्केट में बेचने गया, फॉर एग्जांपल ये रिमोट बेचने गया, अब इस रिमोट की मार्केट वैल्यू क्या है जो रियलाइज होने पे मिलेगी, मार्केट में मिलेगी। मान लो ये 150 रुपए में बिक रहा है, तो 150 इज व्हाट? रियलाइजेबल वैल्यू। बट क्या मैं ये बोल सकता हूं 150 रुपए इसकी कॉस्ट है? नहीं नहीं, कॉस्ट तो कुछ और होगी सर। अच्छा मेरे लिए कॉस्ट क्या है? जितने में मुझे खरीदने में लगी, मुझे इसे खरीदने में लगा था 160 रुपए, आज ये 150 में बिक रहा है, तो मुझे बताओ मैं कितने पे, अच्छा मैं रियलाइजेबल वैल्यू पे रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो मैंने 150 पे लिखा, आप कर रहे हो कॉस्ट पे, आपने 160 पे रिकॉर्ड किया है। डेप्रिसिएशन का भी दिक्कत आएगा, खर्चे भी उलट पुलट हो जाएंगे। कहना इसे यूजर, इन्वेस्टर, यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वन ऑफ द यूजर इज इन्वेस्टर, जिसने इन्वेस्ट किया है। सेकंड, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि तुम कितना कमा रहे हो? कल को आज तुमको लगा तुमने परचेज मेथड से कंपनी एक्वायर कर ली, कल को तुमको पता लगा कि इनकम टैक्स एक्ट मर्जर को प्रेफर करता है। मर्जर, अगर मर्जर कर रहे हो आप, अमलगमेशन सुना होगा आपने, नहीं सुना कोई बात नहीं, छोड़ो, अमलगमेशन नहीं किया, दो कंपनी मिलके एक नई कंपनी बनी, एक ने बड़ी कंपनी ने छोटी कंपनी को टेक ओवर कर लिया। जब टेक ओवर किया तो दो मेथड है, परचेज या मर्जर। इनकम टैक्स एक्ट परचेज वाले को प्रेफर नहीं करता, इनकम टैक्स एक्ट मर्जर को प्रेफर करता है। क्यों? क्योंकि कोई भी कंपनी मर्जर के थ्रू एक्वायर की गई है तो टैक्स में बेनिफिट मिलता है। ओ,
अब मुझे अगर टैक्स बचाना है तो मैं किससे काउंटिंग करूंगा? मर्जर से। लेकिन ये ट्रीटमेंट कहीं तो दिए होंगे ना। अब मैंने मर्जर में बोल दिया मैं फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करूंगा, मर्जर में फेयर वैल्यू अलाउड ही नहीं है। मर्जर इज ऑलवेज डन ऑन बुक वैल्यू, दैट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट। यस और नो? अंडरस्टूड। सो यूजर जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेयर करे उसको एक यूनिफॉर्मिटी दिखनी चाहिए, कंपैरिजन इजी होना चाहिए। करेक्ट? यस नो? तो ये सारे के सारे जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है इनको रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए एक स्टैंडर्ड सेट किया गया और उसके लिए हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लेके आए। अभी मैं बात कर रहा हूं सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, अभी मैं एएस पे नहीं आया हूं जो आपके सिलेबस में। अभी मैं सिर्फ रूल्स के बारे में ओवरऑल पिक्चर बता रहा हूं। क्या यहां तक की पिक्चर समझ में आई सभी को? किसी को भी ऐसा लग रहा है कि नहीं जरूरी नहीं है? है सर जरूरी है। अब आप सोचो कोई भी लूप होल्स चल रहे होंगे तो आप पता कर पाओगे क्या? कल को कंपनी क्या बोल देगी, नहीं नहीं हमारी तो पॉलिसी ये है, हम तो लीफो पे वैल्यू कर रहे हैं। अरे बट अलाउड नहीं है, इसलिए तो लाना पड़ा ना। अगर मान लो रूल नहीं है, 2 सेकंड के लिए सोच के देखो, AS2 है ही नहीं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है ही नहीं, AS10 है ही नहीं, सब अपने अपने मन की मर्जी के मालिक हो जाएंगे। तो क्या यूनिफॉर्मिटी आएगी चार्टर्ड्स? नो। सो टू ब्रिंग द यूनिफॉर्मिटी while preparing financial statement so that users can compare the performance and position with the previous one. Yes, no? पक्का? यहां तक सब साथ में है कि सो गए? नाउ बहुत सिंपल। मेजर 3 तरीके के इन्वेस्टर मतलब यूजर्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। मेजर ऐसे तो बहुत सारे होते हैं बट मेजरली 3 लोगों का फोकस रहता है हमारी कंपनी की बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ पीओएल में। पहला, हमने इन्वेस्ट किया है तो इन्वेस्टर एज अ शेयर होल्डर, करेक्ट। दूसरा मैंने आपको बताया गवर्नमेंट। तीसरा लेंडर्स, जिन्होंने हमें उधार दिया है, करेक्ट। पक्का? वो भी बहुत इंटरेस्टेड रहेंगे। सर क्यों रहेंगे? क्योंकि उनको हमारे फाइनेंशियल देख के समझ में आएगा कि हमारा गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है, हमारे पास इतने सफिशिएंट फंड्स हैं चुकाने के लिए कि नहीं, करेक्ट। अंडरस्टूड? पक्का? तो जो भी अभी हमने समझा क्या हम उसको एक लाइन में कर लें और इस चैप्टर को आगे बढ़ाएं? सो दैट इज, अभी ये समझ में आया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों आए? टू ब्रिंग uniformity. Why? So as the users of the financial statement could be able to compare the financial statement, है ना, without any ambiguity. Current year का with the previous year. Correct charters? Done? ओके सर, हमने इतना समझा। चलो तो हेडिंग डालने है ना, स्थापना करने भगवान गणेश जी का नाम लेके। पहला चैप्टर है हमारा, चैप्टर का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। डन चार्टर्स? ऑनलाइन में भाई देखो जितने लोग भी ऑनलाइन में बैठे हैं सबको यस नो जब भी पूछूं प्लीज अलर्ट रहना, नहीं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास मेरे रिकॉर्डेड वीडियोस भी हैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। जब मैं अरे पूछूं तब, अभी नहीं। कैसे लोग हैं, कब अभी बोल रहे हैं यस थांबा। नाउ चार्टर्ड अंडरस्टैंड। सर ओ सर, this is my hashtag 1. Hashtag 1 means concept number 1. Concept number 1 is nothing but introduction. Introduction में लिखना A. इंट्रोडक्शन में लिखना सबसे पहला A पार्ट, अकाउंटिंग और क्वेश्चन मार्क बना देने का। एक बार लिखा देते, हाँ लिखा रहा हूं बेटा, लिखा रहा हूं। इंट्रोडक्शन, करेक्ट। इंट्रोडक्शन, नाउ इंट्रोडक्शन में पॉइंट नंबर ए, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग करते हैं, हाँ सर क्यों करते हैं? बोले सर रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग मतलब रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बाय एंटिटी फॉर ascertaining A, financial performance, B,
फाइनेंशियल पोजीशन, इनके लेमन भाषा में क्या नाम है सर? प्योरल बैलेंस शीट आइटम्स, करेक्ट? नाउ बी पार्ट, बोले सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हैं? हमने ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी में पढ़ लिया था कि सेक्शन 2 क्लॉज 40 क्या बोलता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में? बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ पीओएल, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड नोट्स टू द अकाउंट्स, वो हमने वहां देख लिया था। बट यहां अभी मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन के पार्ट से बोल रहा हूं। तो जनरली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों फ्रेम हुए हैं? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या बोले सर? इट इंक्लूड्स बैलेंस शीट एंड एसपीएल। एसपीएल मतलब स्टेटमेंट ऑफ पीओएल, करेक्ट? सर और भी तो होते हैं कैश फ्लो, आई एम जस्ट सेइंग इंक्लूड्स, आई एम नॉट सेइंग ओनली दिस मच। जनरली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के इंट्रोडक्शन में मैं ये बात बता रहा हूं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के जितने भी आइटम्स हैं उन सब के लिए, यहां तक मैं वही लिखा रहा हूं जो अपन ने डिस्कशन किया है। नाउ सी पार्ट, यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, user of financial statements, correct? Who are the users? बोले सर it includes now it includes नंबर 1 मेजर, मैंने कितने बताए थे? 3। पहला इन्वेस्टर, दूसरा गवर्नमेंट, तीसरा लैंडर्स, है ना? तो चलो गवर्नमेंट मतलब कोई भी सीक्वेंस में लिख सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट क्यों यूजर बन गई सर? फॉर टैक्स कैलकुलेशन आई गेस, टैक्स पर्पसेस, यस नो? सर लेंडर क्यों? भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हेल्दी होने चाहिए। हेल्दी मतलब उनमें इतनी कैपेसिटी तो हो कि भाई वो रीपे कर सके फंड को, यस नो? हाँ सर। तो टू नो फाइनेंशियल हेल्थ, जैसे मैं याद है वो एग्जाम्पल बडी और डॉक्टर वाला, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर, सोल्वेंसी पोजीशन जानने के लिए, सोल्वेंसी पोजीशन जानने के लिए याद होगा कि मेरे 2 फ्रेंड्स हैं, एक के साथ पार्टी करना है, एक के साथ शादी करना है। शादी करना है तो लॉन्ग टर्म के लिए सोचना पड़ेगा, सो समटाइम्स यूजर टेक डिसीजन बेस्ड ऑन द सोल्वेंसी पोजीशन, एंड मुझे पार्टी करने जाना है तो मैं उसके साथ जाऊंगा जिसके पास पैसा ज्यादा है। सो कैन आई से लिक्विडिटी पोजीशन। तो यहां पे लेंडर क्या फोकस करेगा? सोल्वेंसी पोजीशन। व्हाई? गोइंग कंसर्न तो नहीं खत्म हो गया, करेक्ट? यस और नो? हाँ। सो तीसरा आ गया, नथिंग बट इन्वेस्टर। इन्वेस्टर को कुछ लेना देना नहीं है एक ही बात से, मेरा शेयर कितना बढ़ रहा है, बेसिकली फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, करेक्ट? सो टू नो करेक्ट, यस नो? लिख गया यहां तक? आगे बढ़ो, पॉइंट नंबर डी। What is the problem with the user of the financial statement? So problems of, लिखना, problems of user of financial statement, problems of user of financial statement. Problem is comparability of financial statement. लिखो, problem is, मेरी पेंसिल चार्ज हो रही जब तक, problem is comparability of फाइनेंशियल स्टेटमेंट। श्रद्धा, अदिति, खुशी, अश्मिका, गिरिराज, निखिल, अमय, ऋषभ, राजदीप, अरुणिमा, श्रेयांश, जय, कौशल, प्रिशा, स्नेहा, अक्षिता, परिधि, नंदिनी, एवरीबडी, शरणदीप, you understood till now what is going on? Everybody in the chat box. जिनका नाम नहीं भी ले पाया उनको भी रिप्लाई करना बेटा। नाउ
नाउ क्या बोला था मैंने? प्रॉब्लम ऑफ यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बोले सर एक ही प्रॉब्लम है क्या? बोले सर प्रॉब्लम इज कंपैरेटिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। व्हाई देयर इज प्रॉब्लम? तो याद है लॉट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल है। टेक्निकली सोच के देखो, ज्यादा ऑप्शन अवेलेबल है तो भी प्रॉब्लम ही है ना, और इसी वजह से कंपैरिजन नहीं हो पा रहा। दूसरा, लिमिटेड ऑप्शन भी अवेलेबल है तो भी प्रॉब्लम है। सर लिमिटेड वाला नहीं समझाया आपने, अभी समझते हैं। पहले क्या लिखेंगे? लॉट ऑफ ऑप्शन वाला, है ना? तो लॉट ऑफ ऑप्शन में लिखना सिंस lot of alternate lot of alternative treatments were available for वन ट्रांजेक्शन। एक ही ट्रांजेक्शन के लिए साला इतने सारे ट्रीटमेंट होंगे तो ऑब्वियसली कंपैरिजन में तो दिक्कत होगी ना। एग्जांपल के लिए मैं दे रहा हूं सिर्फ, क्योंकि अभी हमारा फोकस क्या है? वाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। व्हाट पे तो आए ही नहीं अभी अपन, वो कॉन्सेप्ट टू है व्हाट। अभी हम क्या चल रहे हैं? इंट्रोडक्शन, मतलब वाई। जैसे कि सर डेप्रीशिएशन की अगर मैं बात करूं, एसएलएम है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, मतलब WDV है ना, मशीन आर रेट है, यस नो। अगर और मैं बात करूं इन्वेंट्री है ना, तो लीफो, फीफो, यस नो, वैम, करेक्ट। सर दूसरा अल्टरनेट, what is second alternate? Second alternate is lack of limited या lack of accounting treatments in certain सिचुएशंस। कुछ सिचुएशंस की तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एक भी नहीं है। ओ या कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स अपने को एएस के बिना सोच के देखोगे तो है ही नहीं। जैसे कि फॉरेक्स गेन लॉस। अरे यार इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है मेरा, से इफ माई इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस इज देयर एंड आई एम एक्सपोर्टिंग समथिंग टू रशिया, रशिया से माल मंगा रहा हूं, रशिया को एक्सपोर्ट कर रहा हूं, इंपोर्ट कर रहा हूं, ये मेरा बिजनेस चल रहा है, क्या नहीं इसे एक्सचेंज गेन लॉस आएगा? क्योंकि रूबल्स और आईएनआर में कुछ फ्लक्चुएशन होगा। इंडिया यूएस डॉलर की कीमत में फ्लक्चुएशन हुआ तो कहना इसे गेन लॉस होगा, क्योंकि जिस दिन ट्रांजैक्शन किया और जिस दिन सेटलमेंट हुआ वो दोनों डेट अलग है, उन दोनों डेट्स पे डॉलर की कीमत फ्लक्चुएट हो गई तो कहना इसे वो गेन लॉस हो सकता है। उसका ट्रीटमेंट बिना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की तो था ही नहीं पॉसिबल। क्योंकि आप सोच के देखो 2 सेकंड के लिए AS11 हटा दो दिमाग से, है ही नहीं वो। आप ढूंढ के बताओ। चलो डेप्रीशिएशन और इन्वेंट्री में तो बिना AS के भी अपने को पता था कि यार ये 3-4 मेथड्स हैं, लेकिन व्हाट फॉरेक्स गेन लॉस? AS11 के अलावा कभी नाम सुना उसका कि फॉरेक्स गेन लॉस अपन रिकॉर्ड करेंगे? ये मतलब याद रखना कुछ सिचुएशन ऐसी थी, कुछ सिचुएशन ऐसी हैं जिसमें क्या है? ट्रीटमेंट ही नहीं था। ओ गवर्नमेंट ने ग्रांट दी, गवर्नमेंट ने ग्रांट दी और सोचो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 नहीं है आपके पास, आप करो अकाउंटिंग। आज ही पढ़ा है, मैं तो बता रहा हूं। अगर सोचो नहीं हो वो एएस तो ये सब अपनी मस्ती कर रहे हैं फिर। यस और नो? ओ रिटायरमेंट बेनिफिट। व्हाट इज रिटायरमेंट बेनिफिट? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 मान लो नहीं है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। सो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ध्यान से सुनना कि ऐसा कोई एम्प्लॉय
जो मेरे यहां पे लॉन्ग टर्म सर्विस दे के जा रहा है, अब वो रिटायर हो रहा है या वो उसकी डेथ हो गई या वो वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले रहा है, उसको मैं कंपनसेशन कुछ देने वाला हूं, ग्रेचुटी या बोनस का, उसकी अकाउंटिंग कैसे करूंगा? सर जिस दिन दिया उस दिन अकाउंट फॉर कर दो। अरे पैसे भी तो होने चाहिए, रिकॉग्निशन भी तो करोगे। रिकॉग्निशन कैसे करोगे? सोच के देखो, एम्प्लॉय को आप सैलरी दे रहे हो ना, क्या आपका एक एम्प्लॉय है, आप उसको सैलरी दे रहे हो, क्यों? ही और शी इज डूइंग द वर्क, ओके, बट व्हाट, ठीक है, वो काम कर रहा है, तो वो काम कर रहा है तो उसकी सैलरी आउटस्टैंडिंग कब से हो जाएगी? डे 1 से। पे कब करोगे? 30th या नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट पे, करेक्ट? यही प्रोसीजर होता है। पहले वो 30 दिन काम करता है, वो 30 दिन काम करने के बाद आप उसको पे करते हो, और ऐसे कर, मतलब अप्रैल का मई में, मई का जून में, जून का, ऐसे करते रहते। फिर मार्च का कब देते हो? नेक्स्ट ईयर। तो आपका आउटस्टैंडिंग दिख जाता है, कुछ बैलेंस है ना। ये तो हो गया शॉर्ट टर्म। मैं बोल रहा हूं रिटायरमेंट बेनिफिट। आप कोई एम्प्लॉय 30 साल से आप क्या काम कर रहा है, आपकी कंपनी को पीएफ देना था रिटायरमेंट पे, तो उसके लिए मुझे बताओ, आपको अकाउंटिंग क्या 30th ईयर पे करनी है या डे 1 से करोगे? डे 1 से करोगे, लेकिन इसके लिए कोई ट्रीटमेंट ही नहीं था। ओ माय गॉड, that is why accounting standard 15 is there, so you are understanding lot of things have been covered. मैं आपको बात करूं ना, आपने बचपन में 11th में एक डेफिनेशन पढ़ी होगी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की। व्हाट इज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन? एनी इवेंट or transaction of business which can be expressed in terms of money. Yes or no? That is nothing but financial transaction. There are 5 elements of financial transaction: income, expense, asset, liability, owner's fund, that is capital. Yes, no? पक्का याद आ रहा है? हाँ, तो पूरे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की जितने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में कवर है, सबकी अकाउंटिंग पढ़नी है हमें। ओल्ड सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जितने हैं वो हमारे सारे इंटरमीडिएट में है, न्यू सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारे सीए फाइनल्स में है, जिसको हम प्यार से क्या बोलेंगे? इंडियस, करेक्ट? ओके सर, ये हमें समझ में आ गया। तो इसके एग्जांपल लिख लें, क्योंकि याद रहेगा ना अपने को। देखो, अपने अपन पूरी स्टोरी समझते चल रहे हैं, एक पैटर्न से चले। अकाउंटिंग की, अकाउंटिंग करी, यूजर्स को प्रॉब्लम आई, यूजर को प्रॉब्लम क्यों आई, ये 2 रीजन। सर मेरे पास है फॉरेक्स, सर गवर्नमेंट ग्रांट, सर रिटायरमेंट बेनिफिट, करेक्ट चार्टर्स? यस, नो? ओके, ओके। तो अब आपको समझ में आया। हेंस टू address the above issues of preparations of financial statements within financial statements। लो एक मिनट, देख लो देख लो, बना लिया ये? तो मैं आगे बढ़ूं, आप लोगों ने लिख लिया? इनको लिख लें, तो लिख जाए तो मेरे को यस कर दो बेटा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से लिखो। समझने में कोई दिक्कत आए तो उसी समय टोक देना मेरे को कि नहीं आ रहा है। क्या हुआ? टू एड्रेस लिखूं आगे? within bounds of rationality, thereby ensuring comparability and completeness of financial statements, accounting standards were
फॉर्म, इसी वजह से बनाए क्या गए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये सारे इश्यूज को एड्रेस करने के लिए, इंश्योर करने के लिए कि सारी की सारी कंपैरेबिलिटी और कंप्लीटनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रॉपर रहे, इसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए गए। यहां तक किसी को कोई डाउट्स? डन चार्टर्स। सो दिस वाज अवर कॉन्सेप्ट नंबर 1। बताओ किसी को कोई भी डाउट समझ में आया? इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, है ना? अब ये दिमाग में बैठ गया है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 0, बट फॉर एंटायर 29 चैप्टर्स इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, अब मैं हर बार जब भी कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चालू करूंगा तो मैं आपको यहां पे लेके आऊंगा कि देखो इसमें ये कमी थी, इसमें ये कमी थी, पहले ऐसा होता था इसलिए ये लेके आए। सो मेरे फर्स्ट 2 लेक्चर्स जो किसी भी एएस के होंगे, दैट इज मस्ट अटेंड। फिर उसके बाद तो क्वेश्चन तो आप आंख बंद कर लोगे, मैं ही बोर हो जाता हूं फिर क्वेश्चन करने में। ठीक है, लाओ, है ना? अब आप अगर रह जाओ तो स्पेस छोड़ देना, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, मेरी सारी चैप्टर वाइज पीडीएफ आपको मिलती रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। दीज आर रेडी रेकनर नोट्स। ओके, नाउ हैशटैग नंबर 2। अब हमें ये तो बता दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं। हाँ, व्हाट आर accounting standards? So accounting standards are standards, समझ रहे हो, of accounting। कितनी डिफिकल्ट डेफिनेशन थी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। जैसे तो वही वाली बात होगी, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स आर स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, है ना? हाँ, रुको जाओ, what do you mean by this term standard? Standard means set of rules to be followed or process which makes things same, similar, identical। लेमन भाषा की डेफिनेशन है, बेयर एक्ट की डेफिनेशन तो अभी मैंने बोली ही नहीं है। लेमन भाषा के हिसाब से क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर set of standards of accounting। standard means sir set of rules to be followed or process to be followed to make things same या तो सिमिलर या आइडेंटिकल, ताकि सब लोग यूनिफॉर्मिटी में अकाउंटिंग कर सकें। एम आई क्लियर विद दिस? ओके सर, व्हाट इज द बेयर एक्ट भाषा, जरा वो भी बता ही देते तो थोड़ा अच्छा लगता, क्योंकि मॉड्यूल में तो वही वाली लिखी है ना, ये तो आपने लिखा दी। हाँ सही बात है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर written policy documents issued by government of obviously India with support of regulatory bodies like MCA, NAFRA, covering the following aspects of accounting transactions or events in the financial statements। करेक्ट? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की डेफिनेशन एक्चुअल में ये है, इतनी सी डेफिनेशन है बस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स हैं इशूड बाय गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ अथॉरिटीज। कौन सी अथॉरिटी? एमसीए और नाफरा। सर
आपने बोला था, क्या चाहिए बताओ? हाँ, आपने बोला था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, या इनिशियली ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने अपने एएस लॉन्च करे, फिर समय के साथ कुछ चीजें बदलती चली गई, तो कुछ पैराग्राफ्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर ऐड हुए, डिलीट हुए, स्क्रैप हो गए, है ना। सो वो ना बहुत हैफाजार्ड वे में था। 2006 में, ईयर 2000 के आसपास, 2000 या 2006, आई एम नॉट रिमेंबर एग्जैक्टली बिकॉज दैट इज नॉट कवर्ड अवर अंडर अवर सिलेबस। मैं बताऊं, बहुत आप लोगों की तरह ही हूं, मैं उतना ही पढ़ता हूं जितना काम का है, सिलेबस में नहीं पढ़ना। सीधी बात है ना यार, सर जो है हम वो नहीं पढ़ रहे, ये समस्या है। लेकिन ठीक है, अभी सिलेबस में जो है उतना तो पढ़ लो, है ना। तो देखो 2000 से 2006 के आसपास, है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स आए 2006 में, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को गवर्न करते थे। तो वहां से एमसीए ने अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करे। एमसीए ने कुछ नहीं किया, अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड वाले पूरे एएस उठाए और उनको प्रॉपर सिस्टमैटिक कर दिया। क्योंकि जैसे मान लो आपका कोई चीज बीच में डिलीटेड थी, तो ए के बाद आ गया सी, पैराग्राफ 11 के बाद आया 13, 13 के बाद 17, तो बीच में जो डिलीटेड थे, तो एमसीए ने क्या किया, उसको सिस्टमैटिक कर दिया और नफरा के कंसल्टेशन के साथ साथ इशू करते चले गए। करेक्ट। सो सर हम कौन से पढ़ने वाले हैं? हम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स वाले पढ़ने वाले हैं, जो सिस्टमैटिक है। मैं आपको बता दूं, बिल्कुल भी दिमाग इसमें बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो एएसबी ने बनाए थे और जो एमसीए ने बनाए थे उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, एक्सेप्ट एक जगह पे, दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 में एक पैराग्राफ एक्स्ट्रा है, एक नहीं दो पैराग्राफ एक्स्ट्रा है एएस 11 में। बाकी पूरा एएस 1 से लेके एएस 29 तक जो एएसबी ने इशू किया था वही एज इट इज एमसीए ने उठाया, बस उसको सिस्टमैटिक कर दिया, तो वो नंबर्स प्रॉपर हो गए, है ना। और साथ ही साथ दो एक्स्ट्रा पैराग्राफ्स दिए हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने, जो हमें एप्लीकेबल हैं। तो हम कौन से पढ़ रहे हैं? एमसीए वाले। पक्का? एमसीए वाले कहां से उठाए गए? एएसबी से ही उठाए गए। पक्का? यू अंडरस्टूड दिस? डन? ओके सर। वो सर इसमें ना आपने कुछ ये येलो कर दिया, ये क्या है? ये अलग रंग में इसको हाईलाइट करके रखा है, हाईलाइटर मार के रखा है इस पे। तो इस पे हाईलाइटर क्यों मार के रखा है सर? क्योंकि ये कौन कौन से एस्पेक्ट कवर करते हैं, इसके बारे में डिस्कशन है कि भाई एएस कौन कौन से एस्पेक्ट कवर करता है। तो इसके लिए इसको क्या करना, इसे लेके आना और ऐसे कर देना और इसके 4 पार्ट्स करने का। कितने? ओनली 4, 1 2 2 plus 1 and 2 plus 2, that is recognition, measurement, presentation और disclosure। मेजरली कितने एस्पेक्ट कवर होते हैं हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में? हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हम ये 4 चीजें देखेंगे: रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। सो व्हाट इज रिकॉग्निशन? रिकॉग्निशन मतलब कैसे रिकॉर्ड करोगे जनरल एंट्री पास करके। ओ, मेजरमेंट किस अमाउंट पे? प्रेजेंटेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखेगा कहां पे और कैसे? डिस्क्लोजर अगर कोई नोट्स टू अकाउंट्स में कुछ बात अलग से डिस्क्लोज कर रहे हो कि नहीं, उस बारे में। तो हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ये 4 बातें मेजरली, फॉलोइंग 4 मतलब कवरिंग द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। इससे ज्यादा भी एस्पेक्ट है, वो अपन और डिटेल में जाएंगे अभी थोड़ी देर में, लेकिन जनरली ये 4 तो रहेंगे ही रहेंगे। करेक्ट सर। व्हाट इज रिकॉग्निशन? बोले सर रिकॉग्निशन का मतलब होता है व्हेन एंड हाउ टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन इन बउआ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। करेक्ट। इसमें आ जाओ मेजरमेंट में। मेजरमेंट क्या बोलता है? बोले सर अमाउंट एट विच ट्रांजैक्शन और इवेंट should be
रिकॉर्डेड। किस पे रिकॉर्ड होगा बेसिकली, समझ में आया? अब मैं बोल रहा हूं मान लो मेरा प्लांट एंड मशीनरी है 10 lakhs का, सॉरी 1 लाख का, यूजफुल लाइफ है 10 years की, ईयर एंड 1 पे व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट? 9 lakhs। 1 लाख का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। कैसे सोचा सर? देखो आपने बोला 1 लाख, 9 लाख नहीं सॉरी 90,000, 1 लाख की मशीन है ना 10, तो 10,000 का डेप्रिसिएशन आ गया सर। 1 लाख डिवाइड बाई 10, स्क्रैप वैल्यू 0 ही होगी अगर क्वेश्चन में नहीं बोली मैंने, करेक्ट है। तो आपका डेप्रिसिएशन कितने का आया? 10,000 का। सर 10,000 का डेप्रिसिएशन कॉस्ट थी 1 लाख, व्हाट इज माय नेट फिगर? 90,000। नाउ दिस 90,000 इज व्हाट? मेजरमेंट अमाउंट, करेक्ट? ओ या गॉट इट सर। तो सर ये तो हर एक ट्रांजैक्शन में होगा, हर एक ट्रांजैक्शन में होंगे ना चारों चीजें। तो देखो लिखा भी है ना, एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन और इवेंट, इट में भी इवेंट और ट्रांजैक्शन। और बेसिक जाऊंगा इवेंट और ये नहीं जाऊंगा, मारूंगा मैं यहीं पे, इसके पैसे नहीं मिले हैं। हाँ नहीं जा सकता हूं, मेरे को आता है, क्यों जाऊं? वैसे तो सर हम एक बात बोलें, ये भी मत भराओ, नहीं इतना तो है मॉड्यूल में ही है, उतना तो हम करेंगे जितना है, ओके उससे ज्यादा ही करेंगे। इतना तो है कि तुम्हारे दिमाग में इतनी छाप छोड़ जाऊंगा कि तुम सीए फाइनल का अकाउंट्स पढ़ने के लिए एक बार तो दिमाग लगा ही दोगे कि यार इससे पढ़ लो, है कि नहीं? पहले आ तो जाएं, इससे बचेंगे तो फिर वो एक ऑडिट है, एक और है इनकम टैक्स। सर मेरे को तो सारे ही टफ लग रहे हैं। कुछ नहीं, मर जाओ कहीं जाके। हाँ सब टफ लग रहा है मतलब, अबे कुछ तो सही लग रहा होगा। हाँ ये भी है। चलो इसको क्या बोलूंगा मैं? वेयर एंड व्हेन, सॉरी वेयर एंड हाउ एनी ट्रांजैक्शन is to be recorded in financial statements. इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, जनरल एंट्री है ना। जनरल एंट्री जैसे ही मैंने पास करी तो कहना इसे ट्रांजैक्शन रिकॉग्नाइज हो जाएगा मेरी बुक्स में, है ना। अब जैसे ही मैंने रिकॉग्नाइज किया तो जनरल एंट्री पास करते वक्त मैं क्या चीजें ध्यान में रखूंगा? क्या चीजें ध्यान रखूंगा सर? क्राइटेरिया। क्राइटेरिया किस चीज का सर? क्राइटेरिया की वो आइटम है कौन सा? आइटम है कौन सा मतलब अरे वो असेट है, लाइबिलिटी है, इक्विटी है, क्या है? ओ जैसे ही क्राइटेरिया डिसाइड हुआ कहना इससे मेरा बैलेंस भी डिसाइड हो जाएगा, डेबिट या क्रेडिट, करेक्ट है? हाँ सर दिस इज नथिंग बट amount used in journal, correct? अच्छा ये रह गया डिस्क्लोजर, मेरे को लगा हो गया था। डिस्क्लोजर लिख लो, डिटेल्स ऑफ ट्रांजैक्शन नोटेड इन वन प्लेस सेपरेटली। बेसिकली इसको हम पता क्या बोलते हैं? नोट्स टू अकाउंट्स। तुमको समझा? इजी। अभी तुमको सूझ पड़ रही है क्यों मैं इस टॉपिक को पहले करा रहा हूं? अगर ये क्रैश कोर्स होता मैं AS19 से चालू करता हूं, पहले वहां सारे डिफिकल्ट टॉपिक करा देता हूं। इट इज नॉट क्रैश कोर्स, इट इज रेगुलर कम एग्जाम ओरिएंटेड, मतलब जीरोस चलेंगे और ऐसे ही करेंगे कि रेगुलर बैच से, क्रैश से तो बहुत ज्यादा, रेगुलर से थोड़ा सा कम, है ना। तू यार बहुत इंटरेस्टिंग इंसान है यार, फटाक से सुपड़ी में नहीं, सुतली बम की तरह सपाटे से। एक तो क्या सबटाइटल नहीं आ रहे, तो दिख नहीं रहा मेरे को क्या बोल रहा है ये, है ना। चलो क्लियर है यहां तक? बताओ
तो सर अभी तक हमने क्या पढ़ा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का भी हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2 समाप्त हुआ। बताओ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, वाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इज इट क्लियर? हैवी तो नहीं जा रहा है? खाओ कसम, नहीं नहीं माँ कसम नहीं, मेरी मत खाना ना, माँ कसम खाना, किसी और की खा लो। हाँ हाँ खाओ, डॉक्टर कसम, डॉक्टर की कसम खा सकते हो, अलाउड है, कोई दिक्कत। बड़ी फटी की कसम असम नहीं खा भी गया, बता रहा हूं मैं। शेरों की कसम खा लो, हाँ ऐसी नॉन लिविंग लिविंग आइटम है, क्या ही हो जाएगा उसमें, है कि नहीं। चलो ये हो गया मेरा पूरा एस्पेक्ट। अच्छा इन एस्पेक्ट्स के बारे में अगर जब मैं प्रॉपर लिख लिया सबने, 5 मिनट का ब्रेक ले ले, है ना, एक 5 नहीं 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 5:40 पे खत्म कर देंगे। ओके ओके, सी यू आफ्टर द ब्रेक नाउ। सो ब्रेक इज ओवर एंड नाउ वी आर मूविंग अहेड। तो इसका एक एग्जाम्पल लिख लें भाई, लिखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखो, लिखो प्लांट एंड मशीनरी ओरिजिनल कॉस्ट, प्लांट एंड मशीनरी की ओरिजिनल कॉस्ट इज ₹10,000, लाइफ इक्वल्स टू 10 years, लाइफ इक्वल्स टू 10 years। एग्जाम्पल, सर प्लांट एंड मशीनरी ओरिजिनल कॉस्ट 10,000, लाइफ 10 years, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन? इफ आई से डेप्रीशिएशन को रिकॉग्नाइज करना है, मुझे डेप्रीशिएशन को रिकॉग्नाइज करना है, देन अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन निकाल के बताओ मुझे। सर 1000 कैसे किया सर? 10,000 डिवाइड बाई 10 दैट इक्वल्स टू ₹1000। जर्नल क्या हो जाएगा जर्नल, बताओ सर? डेप्रीशिएशन डेबिट टू accumulated depreciation, yes no? Now this is 1000 and statement of PRL में it might be seen like this, see ये आपका आ जाएगा डेप एंड अमोर्टाइजेशन 1000 so it will be like this, PPE के अंदर प्लांट एंड मशीनरी और उसमें वो आ गया 10,000 एंड इसको मैंने लेस किया किससे? अकुमुलेटेड डेप से 1000, आउटर कॉलम में 9,000, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी has been depreciated on SLM, correct charters? Now this 1000 is nothing but my measurement amount, correct है sir? This is recognition, ठीक है। this is प्रेजेंटेशन जो मैंने SPL एंड बैलेंस शीट में किया है, करेक्ट। नाउ एंड दिस इज डिस्क्लोजर, तुमको समझा? दीज आर द थिंग्स, हाँ क्या हुआ? दीज आर द थिंग्स विच आर aspects in a financial transaction: recognition, measurement, presentation and disclosure. I hope this example will make you remember everything whatever we have studied till now. और कुछ रह गया है क्या सर? हाँ सर, सर ओ सर इनके अलावा अदर ऑब्जेक्टिव्स भी, मतलब अदर एस्पेक्ट्स भी हैं जो एक एएस में रहते हैं, उनके बारे में हम बात कर लें फटाफट से। तो उसमें ये 4 तो मेजर हैं ही, उसके अलावा सेपरेटली हर एक एएस में उसका एक होता है
ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब ये एएस क्यों आया, इसमें क्या दिक्कतें थी, इस एएस को लाने के बाद क्या दिक्कतें समाप्त हो गई, करेक्ट। तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव सर, व्हाई अ पर्टिकुलर standard is issued which accounting area is covered and why। आया समझ में। देन आता है हमारा एक स्कोप। स्कोप का मतलब नॉट एप्लीकेबल टू विच आइटम्स। एग्जाम्पल, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 का नाम सुना होगा, इंटेंजिबल असेट्स, है ना। बट अगर अब हम उसका स्कोप पढ़ेंगे तो उसके स्कोप में कुछ ऐसे इंटेंजिबल्स दिए हैं जो एएस 26 में कवर नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल गुडविल। सर गुडविल इज इंटेंजिबल बट नॉट कवर्ड बाय एएस 26, करेक्ट, अंडरस्टूड। मतलब सर हो सकता है वो पर्टिकुलर डेफिनेशन में आ रहा हो, लेकिन स्कोप की वजह से लिमिटेशन आ गई कि भाई इस पे ये एएस नहीं लगेगा। समझ में आई बात। ये बहुत क्लियर बात है कि सर गुडविल इज ऑल्सो व्हाट, इंटेंजिबल असेट, बट इंटेंजिबल असेट के एएस में इट इज नॉट कवर्ड, इट इज कवर्ड अंडर एएस 14। ओ या अमालगमेशन में जब हम एक्विजिशन करते हैं तो गुड्डू का जन्म होता है या कैपिटल रिजर्व का जन्म होता है, करेक्ट। ओके, यू अंडरस्टूड नाउ, पक्का। ओके सर, और एग्जांपल दो सर। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री, मैं एक ब्रोकर हूं, ब्रोकर हूं मतलब शेयर ब्रोकर, मेरे लिए शेयर्स इज नथिंग बट इन्वेंट्री, मेरे लिए शेयर इज नथिंग बट इन्वेंट्री ना, बट इट इज नॉट कवर्ड अंडर AS2। ओ अंडरस्टूड। सो वैल्यूएशन, बट सर वो तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, बट इट इज नॉट कवर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, इट इज क्लियरली रिटन देयर। ओके, नाउ यू अंडरस्टूड द स्कोप का मतलब क्या होता है। एक लिमिटेशन इंपोज कर देना कि भाई हो सकता है ये इस डेफिनेशन में फॉल कर रहा हो बट नॉट एप्लीकेबल, करेक्ट। ओके, एक तीसरा स्कोप होता है सर, स्कोप सॉरी स्कोप के अलावा तीसरी बात डेफिनेशन। देखो रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर तो हमने सीख लिया सर, बट इनके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट होता है, तो ये तीन चीजें और रहती हैं। डेफिनेशन, डेफिनेशन, मीनिंग, बेसिकली, है ना। डेफिनेशन में मतलब आ जाता है उस चीज का कि क्या है, उसको डिफाइन कर देने का, सिंपल। सो दिस इज द एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग financial transactions, correct, you understood everybody। सर ओ सर, ये हो गया मेरा क्या, हैशटैग नंबर 2, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूरा हो गया। मेरा कॉन्सेप्ट वाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूरा हो गया। नाउ आई एम कमिंग टू अ न्यू कॉन्सेप्ट एंड हैशटैग नंबर 2+1 3। सर अब आपने बता दिया वाई, अब आपने बता दिया व्हाट। नाउ अब मेरे को चाहिए पता क्या है, हाउ इट इज सेट, हाउ इट इज क्रिएटेड, कैसे बनाया जाता है, स्टैंडर्ड को कैसे सेट किया जाता है, प्रोसेस क्या है इसका, व्हाट इज द प्रोसेस। नाउ सो कॉन्सेप्ट नंबर 3 इज नथिंग बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस। एएस की सेटिंग कैसे हो रही है, सही बात है, एएस की भी सेटिंग हो रही, देख रहे हो आप, समझ रहे हो आप। अबे एएस बन कैसे रहा है,
खुश कितने हो जाती, एक घटिया बात करी खुश हो गए, है ना? बोलो सर कौन सेट करता है इसको, मतलब बनाता कौन है इसको? हाँ करेक्ट. सो ICAI is the premier accounting body in India. Correct. Second, ICAI has constituted ASB. ICAI is the premier accounting body in India. तो कोई राइटिंग नहीं समझ में आ रही मेरी बहुत? अच्छा हो सकता है, एक मिनट, स्पेलिंग गलत लिखी वैसे इसकी. ठीक है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ASB in 1977 for issuance of accounting standard to ensure that standard setting process is fully consultative and transparent. Okay, understood. C. ASB क्या करती है? फॉर्मुलेट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. करेक्ट. नफरा क्या करता है उसके लिए? नफरा रेकमेंड्स इट टू MCA. MCA क्या करता है? मतलब देखो पहले किसने बनाया? ASB ने. ASB ने क्या किया? AS बना दिया, भेज दिया किसके पास? नफरा के पास. उनका कंसल्टेशन लेता है. नफरा को बेटर लगा या उसको कोई चेंज देना हुआ, उसने क्या किया? रेकमेंड कर दिया किसको? MCA को कि भाई अब आप इसको कर दो. तो MCA क्या करता है? इसको मेक्स इट एप्लीकेबल. MCA makes it applicable for companies in India. Am I clear? अब सुनो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने के वक्त पे हम क्या करते हैं? हम क्या कुछ तो भी आनंद फानन में एस बना देते हैं क्या? नहीं. वी अंडरस्टैंड द नीड फर्स्ट ऑफ ऑल कि वेदर देयर इज नीड ऑफ अकाउंट. चल लिख लो पहले, आधे टाइम तो ऐसा लिख रहे हो तो लोग ऐसे हाँ ठीक है चल बोलते रहे. लिख लिया? यहां तक हो गया तो मैं बोलूं कुछ? मुझे कुछ बोलना है, बहुत जोर से बोलना है. बोलिए. ओके, श्रेयांश बोल रहा है बोलिए, तो ध्यान से सुनो. मैं ये बात बोलना चाह रहा था कि भाई साहब हम जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाते हैं, हम मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, करेक्ट, तो वो क्या करता है? नीड को समझता है, उस सिचुएशन को समझता है और फिर अकॉर्डिंगली उसके ट्रीटमेंट्स डिस्कस करके एक फाइनल आउटकम बनाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नाम पे. करेक्ट. बट व्हाट दुनिया में क्या चल रहा है ये भी समझो. देयर आर टू इकोनॉमीज जिन्होंने सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए. वन वाज IAS. IAS मतलब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. यूके के लोगों ने उसको
बनाया, आगे जाके वही 2001 में बन गया IFRS, आगे जाके क्या नाम बदल गया उनका। हाँ, तो 2000 के पहले जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आए ग्लोबली, उनको क्या बोलते हैं, IAS, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। एंड देन 2000 के बाद जो आए उनको हमने बोल दिया IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। करेक्ट, ओके। सर ये किसने बनाए? सर ये अप्रोच थी, इसमें इस कमेटी में जो भी मेंबर्स थे वो मेजरली यूके के लोग थे। यूके समझते हो ना, यूरोप, ठीक है भैया। कल से अकाउंटिंग की क्लास सुबह ले लो। क्यों? एक मिनट रुक जाओ ना, क्यों? मेरे को नहीं लेना, क्योंकि मेरी ऑलरेडी 8 से 10:30 FR चल रही है सी फाइनल की, उनको मैं शाम में नहीं कर सकता। क्लियर? वो 10:30 के बाद ऑफिस रहता है उन सबका, तो उनको ऑफिस भागना रहता है। क्लियर? तो मैं उसको छेड़ नहीं सकता। मैं कहा था, मैं भूल गया। IAS एंड IFRS, करेक्ट। ये कहां से चालू हुआ? बोले सर यूके। बोले यूके में, ओके। इन लोगों ने उसको बनाया, ठीक है। वो सेम कमेटी थी, पहले था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी, वो बनाती थी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ईयर 2000 के बाद उस कमेटी का नाम बदल के कर दिया गया इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जिसने इशू करना स्टार्ट किए IFRS। तो 2000 के पहले के कितने थे? IAS, और 2000 से IFRS। ये ग्लोबली चल रहा था, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं मैं। उसी की तर्ज पे हमने AS को अडॉप्ट किया, धीरे धीरे AS बनाने लगे हम कब से बना रहे हैं? 1977 से। करेक्ट है। हमने किसको फॉलो किया? यूरोप वालों को, ठीक है। तो सर और कौन था? अमेरिका था। अमेरिका के थे US गैप। क्या नाम था? US गैप। सर हमने वो क्यों नहीं अप्लाई, मतलब वो क्यों नहीं अडॉप्ट करे? रीजन, दे वे आर वेरी रिजिड, दे वे आर नॉट रिलक्टेंट टू चेंज। आप चेंज नहीं कर सकते। दे वे आर नॉट वेरी इकोनॉमिक फ्रेंडली। देखो, एक तरफ आप अगर आप देखो अपने देश की कंडीशन भी देखो, तो आपके ना मुंबई में देखोगे ना, तो एक तरफ अंबानी साहब का घर है, और एशिया का सबसे बड़ा स्लम भी उसी शहर में ही है। करेक्ट? तो इतनी डिस्टर्ब्ड इकोनॉमी, आप अकाउंटिंग इस तरीके से यूएस गैप की तरह रिजिड तरीके से करोगे, नॉट एक्सेप्टेबल। जो IAS थे और IFRS थे यूके वाले, वो ऐसे थे कि इकोनॉमी के हिसाब से अडॉप्ट हो सकते थे। देयर वेर ऑप्शंस अवेलेबल टू इट। सो कैन आई से विच ऑप्शन विल बी फेवरेबल? और कहीं ना कहीं 200 साल तो उन्होंने राज भी किया था, तो हमारा उनसे थोड़ा सा तो था ना भाई। देखो कुछ भी बोलो, कुछ चीजें तो उनकी अच्छी थी, जो अच्छी तो अच्छी, जैसे रेलवेज है ना। बस यही याद है, मैं दीपक सर ने यही सिखाया था मेरे को इकोनॉमिक्स में, ठीक है। लेकिन जोक सपाट, अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दे वेयर इकोनॉमिक्स फ्रेंडली, इकोनॉमिक एनवायरमेंट फ्रेंडली, बिजनेस इकोनॉमिक एनवायरमेंट फ्रेंडली। सो वी अडॉप्टेड व्हाट? यूके वाले। करेक्ट? नाउ चार्टर्ड, ध्यान से सुनो, ये सब कहानी चल रही थी। इस बेसिस पे हमने कौन से वाले अडॉप्ट करे? यूके वाले। करेक्ट? यूके वाले समझते हो? हाँ सर, यूके वाले करे तो उसमें स्टैंडर्ड फिर बनाने का जो प्रोसीजर था वो कुछ इस तरीके से था। ध्यान से देखो सर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एरिया। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एरिया मतलब किस चीज के लिए स्टैंडर्ड की जरूरत है। या तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन होंगे, या तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। हाँ सर, बहुत सारे हैं तो कंफ्यूजन, कौन सा फॉलो करें? नहीं है तो भी कंफ्यूजन, क्या फॉलो करें? समझ रहे हो, ये दो ही दिक्कतें हैं। ओके, फिर एक पैनल बनता है, पैनल अपने रेफरेंसेस देखे। आपको मालूम होगा, आपके यहाँ पे एक टीचर है, वो AS7 AS9 इन सबके कंसल्टेशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के ग्रुप में रह चुके हैं। नाम लेने की जरूरत नहीं है, असीम सर की बात कर रहा हूं मैं। तो ये 2-3 ES में उनका योगदान रहा है, ठीक है। सो स्टडी ग्रुप क्या करता है? अपना अपना ओपिनियन देता है, फिर उसके हिसाब से बेरेक्ट तैयार होता है। करेक्ट है? फिर वो उसका ड्राफ्ट तैयार होता है, एक फाइनल, और वो सर्कुलेशन पे जाता है। क्या होता है उसका? सर्कुलेशन पे जाता है। सर्कुलेशन पे जाता है अदर रेगुलेटरी अथॉरिटीज के पास, जैसे CBDT। CBDT समझते हो? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सेबी, क्योंकि भाई इनको भी तो देखना होगा कंपनीज के, ये हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लेके आ रहे हैं। आप देखो, आपको क्या लगता है आपके रेगुलेटरी हिसाब से कुछ चेंजेस तो नहीं करने? उनकी कंसल्टेंसिलेशन मतलब उनकी ओपिनियंस ली, उसको भी इनकॉर्पोरेट कर, फिर उस ड्राफ्ट को हमने फाइनलाइज कर दिया। हमने मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने, ठीक है।
तो एक्सपोजर ड्राफ्ट बन गया। अब एक्सपोजर ड्राफ्ट को ओपन कर दिया गया पब्लिक की कमेंट्स के लिए, ठीक है। तो कमेंट्स रिसीव्ड ऑन एक्सपोजर ड्राफ्ट, और जो भी कमेंट्स रिसीव हुए उसमें जो रीजनेबल लगे उनको हमने ऐड कर दिया, क्या ना, इसे चेंज कर दिया, थोड़ा सा ड्राफ्ट को मॉडिफाई कर दिया, और मॉडिफाई करने के बाद हमने इसको इशू करने के लिए नफरा को भेजा कि भैया ये देख लो एक बार। नफरा ने भी अपने सजेशंस रख के एमसीए को भेज दिए, एमसीए फिर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना दिया। इतनी कहानी समझ में आई? पक्का? अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एएस है या इंड एएस है, ये भी समझना है। ओ डिफरेंट है क्या? हाँ समझ रहे हो मेरी बात? जैसे आपके पास यहां AS7 AS9 है। AS7 क्या बात करता है? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। सी AS9 बात करता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन ऑफ सेल्स, सर्विस, डिविडेंड, है ना, ऐसी कुछ चीजें। वहां पर है इंड AS 115 जो सब कुछ इकट्ठा एक ही जगह पर रेवेन्यू के लिए देके रखा है उन्होंने। बट AS7 और AS9 कौन से? ओल्ड सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। इंड AS 115 अभी बना है 2019 में, ठीक है। उसमें वो सारी चीजें आ गई जो आज की डेट पे ट्रेंड हो रही हैं, जिनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं था। आपने अगर पहले कभी पढ़ा होगा तो आप ध्यान से सुनना यार। सोचो ना, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की अकाउंटिंग कहां दी? AS7 में। सफिशिएंट है? ठीक है सर सफिशिएंट है, मान लिया मैंने, ठीक है। AS9 में क्या क्या की अकाउंटिंग दी? सेल्स, सर्विस, रॉयल्टी, डिविडेंड, है ना, यही सब की दी। व्हाट अबाउट शॉपिंग पॉइंट्स? आज मॉल पे गए, मॉल वाले ने कुछ बेचा, आपने वो मॉल का कार्ड यूज किया, आपके पॉइंट्स उस तक पहुंचे, वो क्रेडिट्स, मतलब वो जो लॉयल्टी बोनस जो मिलता है, लॉयल्टी पॉइंट्स मिलते हैं, वो उसकी अकाउंटिंग कहां कवर है? नहीं कवर है। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाज नॉट रॉन्ग, बट दे वेयर, समय के साथ बदलना पड़ा ना, तो हम नया लेके आ गए बड़ी कंपनीज के लिए। छोटा दुकानदार तो लॉयल्टी पॉइंट्स देगा नहीं, तो छोटे वालों पे हमने लगा दिया पुराने वाले, और जो नए वाले हैं उस पे इंड एस लग गए। आपको समझ में आ रहा है कि एएस लगाना है या इंड एस लगाना है? तो ये भी डिसीजन किसका है? एमसीए का है। एएस किस पे लगेगा, इंड एस किस पे लगेगा, हमने ऑलरेडी पिछले चैप्टर में देख लिया था, हम अभी भी देखेंगे, बिकॉज हमें क्या पढ़ना रहेगा? एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। तो आज के लिए मैं यहीं रोक रहा हूं, कल हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस से चालू करके ये चैप्टर का उठावना कर देंगे, और माइट बी पॉसिबल कल हमारा AS1 भी समाप्त हो जाएगा। हाँ, विद क्वेश्चंस परसों 1 घंटा और परसों AS2 चालू हो जाएगा। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, बाय बाय, टेक केयर।